स्टेज थर्ड को स्टार्ट करेंगे। तो स्टेज थर्ड की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बोला वन कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर ऑफ 160 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो कॉइल का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है आरसी लिख लेते हैं ऐसे, ये 40 ओम दे रखा है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लिख लेते हैं आरजी, ये 160 ओम दे रखा है। इफ कॉइल हैज ए रेडियस, तो जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है हमें 6 × 10⁻³ मीटर, और जो टर्न्स दे रखे हैं n, ये हमें दे रखे हैं 100। दिस कॉइल इज प्लेस्ड between poles use a magnet such that magnetic field is perpendicular to the coil. If coil is dragged out, the charge through the galvanometer is 32 माइक्रोकूलम। तो हमें लिखना है मैग्नेटिक फील्ड। तो डेल्टा क्यू जो अपने लोग अगर लिखते हैं वो कितना आता है, डेल्टा फाई डिवाइड बाई आर। जब इसको अपने लोग बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 0। तो अगर मैं ये लिखूं तो ये आ जाएगा अपने पास 32 × 10⁻³ माइक्रोकूलम है, और ये आप लिखोगे 0 माइनस b × a डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 200 के आसपास आ जाएगा। तो 32 × 10⁻, ये माइनस आएगा हमारे पास, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है। ठीक है, तो यहां पे मैग्नीट्यूड लेंगे अपने लोग, b हमें पता करना है, और एरिया लिखा जाएगा पाई × r, ये 36 हो जाएगा 10⁻⁻6 आ जाएगा डिवाइड बाई 200। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.56 टेस्ला। क्लियर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये आ गया हमारे पास, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, स्टेज थर्ड का फर्स्ट का आंसर आएगा 4। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फिगर शो 3 रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ईच एरिया ए एंड इन ईच रीजन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा। इफ ई इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी आर अलोंग द गिवन लूप इज इक्वल टू। तो क्या है, ये कोई हमें लूप दे रखा है, क्या दे रखा है, ये मान लो हमें कोई लूप दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, और क्लोज लूप है। तो पहले तो ये कुछ करंट दे रखी है इसमें, ये क्या है, इनसाइड है, और ये करंट क्या आ रही है, ये बाहर है। तो नेट करंट जो आएगी, मान लो ये इसने इसको कैंसिल कर दिया, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। तो ये बोला ई डॉट डी आर की अगर बात करें तो ई डॉट डी आर इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी फाई बाई डी टी। एक बार पढ़ते हैं इसमें क्या बोल रहा है ये। 3 रीजन ए मैग्नेटिक फील्ड ईच ऑफ एरिया, देखो ये हमें क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है, और इसका भी एरिया ए है। ठीक है, मैं करंट बोल रहा था क्या है, मगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जितना फ्लक्स इससे आएगा इसको इक्विवेलेंट अपोजिट ये आएगा, तो इसने तो इसको कैंसिल कर दिया। अब इसकी बात करते हैं अपने लोग, सिर्फ एक बचेगा। तो अब ये क्या बोल रहा है, ई इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देन द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल, और डिक्रीज हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो एक को अपने लोग पॉजिटिव मानेंगे और दूसरे को मानेंगे नेगेटिव। ठीक, तो फिगर शो 3 रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें क्या लिखना है, अल्फा दे रखा है हमें डिक्रीज, तो डीवी बाई डी टी माइनस का हमें क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है, या डीवी बाई डी टी की अगर मैं बात करूं तो ये लिखोगे आप माइनस अल्फा। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव मानेंगे, इसको नेगेटिव मानेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे ई डॉट डी आर इक्वल टू, तो एक आएगा माइनस का, इसको मानोगे नेगेटिव, और नेगेटिव और आ रहा है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर दूसरा वाला प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये माइनस का अल्फा, और एरिया लिखोगे आप माइनस अल्फा ए आ जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकंड, आंसर आएगा
सेकेंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये बोला इन फिगर सोज ए स्क्वायर लूप पी क्यू आर एस ऑफ साइड ए, और रेजिस्टेंस हमें आर दे रखा, प्लेस्ड इन नियर एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर कैरिंग ए कांस्टेंट करंट आई, द साइड पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल टू वायर, द वायर and loop are in same plane, the loop is rotated by 180 degree about an axis parallel to the long wire and passing through the midpoint of side QR and PS, the total amount of charge which pass through any point of the loop during the rotation। क्या ये ऐसे है? एक मिनट रुको, ये हमें दे रखा है और ये हमें दे रखा, ठीक है। यहां से जो ये दे रखा हमें ए, और ये जो साइड दे रखी है ये भी ए दे रखी है। अब ये स्क्वायर लूप है, तो ये साइड भी ए हमें दे रखी है, ठीक है। तो ये बोला टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हमें निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? पी एस क्यू आर, ठीक है। और 180 से ये रोटेट हो जाए, तो क्या करें, पहले तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लें, और मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी तो वो चेंज होगी हमारे पास। पहले ये ऐसे होगा, फिर ऐसे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा जो चेंज आएगा हमारे पास। तो अगर मुझे डेल्टा क्यू अगर मुझे लिखना है, तो डेल्टा क्यू आएगा डेल्टा फाई डिवाइड बाई आर। तो डेल्टा फाई कैसे लिखोगे? फाई इक्वल टू कितना होगा? बी ए कॉस थीटा। तो आपने क्या लिखा? माइनस बी ए, या पहले लिख लेते हैं बी ए कॉस 180 आएगा, फिर बी ए कॉस 0 आएगा, डिवाइड बाई आर आएगा। तो ये माइनस बी ए आ गया, ये भी माइनस बी ए आ गया, ये आर आ गया, तो ये आ जाएगा माइनस का 2b a डिवाइड बाई आर, ठीक है। अब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विच थ्रू एनी पॉइंट, तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो हमें इसकी बात करेंगे डेल्टा क्यू की। तो ये कितना बनेगा? 2ba डिवाइड बाई आर। ए की वैल्यू हमें पता कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। आर हमें दे रखा है इसमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो कैसे सॉल्व करोगे इसे? एक पॉइंट पे जाके यहां पे इस तरीके से एक एलिमेंट मान लेते हैं। क्या करा हमने? यहां से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट मान लिया जिसकी डिस्टेंस कितनी, थिकनेस कितनी है? dx। क्लियर है? तो देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसे। अगर मैं b की बात करता हूं, dv अगर आप लिखोगे तो आएगा म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई एक्स इंटू dx। क्लियर है? तो 2 पाई एक्स इंटू dx आएगा हमारे पास। नहीं, ये मैं क्या लिख रहा हूं, एक मिनट रुको। ये आएगा हमारे पास dv इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई इंटू कितना आ जाएगा? किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाएगी वो आ जाएगी b इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई एक्स। अब मैं क्या लिखूंगा? d फाई लिखूंगा। तो जब आप d फाई लिखोगे तो वो कितना लिखा जाएगा? पहले तो लिख लेते हैं dA। तो dA जो लिखा जाएगा वो आएगा हमारे पास a इंटू dx, ठीक है। यही प्रोसेस अपने लोग लगाएंगे इसे। तो क्या आएगा हमारे पास? d फाई अगर मैं लिखूंगा तो आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई एक्स a इंटू dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, समझ गए? ये मैंने कैसे लिखा है? d फाई इक्वल टू b डॉट da से। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? a से 2a तक इसे इंटीग्रेट करना है। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं, म्यू नॉट आई, ठीक है। म्यू नॉट आई 2 पाई a इधर आ गया, a से 2a आ गया, dx अपॉन x, ठीक। तो इसको लिख लेते हैं अपने लोग, म्यू नॉट आई a 2 पाई। ये कितना बनेगा इंटीग्रेशन के बाद?
एल एन एक्स आएगा, ए से 2a आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा म्यू नॉट आई ए 2 पाई एल एन, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, एल एन 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्या, फाई आ गया एक बार की तरफ से। अब क्या करा इसको, हमने क्या करा 180 से चेंज करा इसे, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 2 फाई हो जाएगा हमारे पास। अगर डेल्टा फाई में लिखूं, डेल्टा फाई आप लिखोगे, ये तो क्या लिखा मैंने, सिर्फ फाई लिखा है। ये लॉजिक मैंने बता दिया कि 180 से आएगा। ये अपन लोग कब लगाते हैं, जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, इसी के अपने हिसाब से अगर मैं लिखूं तो कितना आ जाएगा, ये 2 फाई आ जाएगा। तो हमने लिखा म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई पाई एल एन 2, ये डी फाई आ गया। ठीक है, क्योंकि ये जो आपने लिखा है ये क्या फाई तो है, 2 फाई डिवाइड बाई आर। अब डेल्टा क्यू में लिख देता हूं, तो डेल्टा क्यू जो आप लिखोगे तो लिखा जाएगा डेल्टा फाई डिवाइड बाई आर म्यू नॉट आई ए एल एन 2 इंटू पाई आर, ये आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए एल एन 2 पाई आर। समझ में आ गया? ये तो सिंपल सा एक स्टेप है। हमें सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, तो हमने पहले क्या लिखा डी फाई लिखा, और उसको जब 180 से चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 फाई हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपने लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पहले इसको रफ करते हैं। देखो मैं फिर बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये मत समझना कि इसको हम सीधे इस तरीके से निकाल लें, क्यों हमारे पास यहाँ पे जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है यहां से यहां तक। ठीक है, ये सिर्फ एक स्टेप है आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 2ba डिवाइड बाई आर आएगा, मतलब 2 फाई डिवाइड बाई आर आएगा। अगर 180 का चेंज आएगा तो अब सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो वही अपने लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्या है, ये बोला है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ठीक है, विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दे रखा है, एट ए सर्टेन नहीं एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट इज केप्ट ए कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस आर। ठीक है, और द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन स्मॉलर लूप ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो क्या है, एक ये है, और इसकी हमें रेडियस कितनी दे रखी है, आर दे रखी है, और यहां पे एक छोटा सा लूप रखा है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, और ये हमें बता रखा है जो स्मॉल आर है ये बहुत छोटा है किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, तो ये बोला था ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, जैसे मान लो अब जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा, और ये मूव कर रहा है तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन हमें कितना दे रखा है, ये अल्फा दे रखा है। तो अगर मैं किसी टाइम पे एट एनी टाइम ओमेगा लिखूं तो वो कितना हो जाएगा, अल्फा टी हो जाएगा। अब इससे फ्रीक्वेंसी में लिखूं 2 पाई एफ कितना हो जाएगा, अल्फा टी, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी अल्फा टी अपॉन 2 पाई। इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी, ठीक है, आई वो कितनी होती है, क्यू इंटू एफ, तो आई इक्वल टू चार्ज कितना हो गया, ई अल्फा टी डिवाइड बाई 2 पाई, ये हमने लिख लिया। अब ये इसमें ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाती है वो कितनी आ जाएगी, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। ये वाला फार्मूला लगाएंगे अपने लोग, तो यहां से तो मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं मैं, बी आपने लिखा म्यू नॉट
ई अल्फा टी इंटू 2 पाई और यहां पे आ गया 2r। तो b जो बना म्यू नॉट ई अल्फा टी इंटू 4 पाई, ये बन गया हमारे पास। अब यहां से अगर मैं फ्लक्स लिखूं, यहां का मैं फ्लक्स अगर लिखूं तो कितना लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है। तो अगर मैं फ्लक्स लिखूं तो फाई इक्वल टू मैं लिखूंगा बी ए कॉस थीटा। मैं इसको मान लेता हूं इसी डायरेक्शन में है, जब करंट ऐसे फ्लो होगी इसमें तो थीटा मान लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास, एक ही डायरेक्शन में मान लेते हैं, एरिया वेक्टर ऐसे मान लेते हैं और करंट भी वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है। अगर एग्जैक्ट सॉल्व करना है तो ऐसे मान लो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव करेगा तो करंट कैसे फ्लो होगी, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तो करंट फ्लो होगी ऐसे, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, करंट कैसे फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कैसे आएगी, ये अंदर की तरफ आएगी। तो अपने लोग भी मान लेते हैं इसमें जो एरिया होगा वो भी अंदर की तरफ होगा। तो क्या आएगा हमारे पास, बी ए कॉस थीटा, थीटा हो जाएगा 0, तो सीधे सिंपल सा कितना बनेगा, ये बी ए बनेगा, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा, 0, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो मैं अगर फाई लिखूं तो ईएमएफ हमें इंटू जी लिखना है, ठीक है। तो बी ए अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट ई अल्फा टी इंटू 4 पाई आर इंटू एरिया लिखूंगा मैं कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखो क्या लिखेंगे अपन लोग, फाई की बात करते हैं, ये बनेगा म्यू नॉट ई अल्फा 4 आर, यहां आर स्क्वायर आ जाएगा और ये बचेगा टी। पहले चेक कर ले तो कुछ बचा तो नहीं, म्यू नॉट ई अल्फा आर स्क्वायर टी अपॉन 4r, ये आ गया हमारे पास। अब ईएमएफ की बात कर लेते हैं। तो ईएमएफ अगर आप लिखोगे तो कितना आएगा, डी फाई बाई डी टी। तो इसको लिख लो म्यू नॉट ई अल्फा आर स्क्वायर 4r, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो टी का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो म्यू नॉट ई अल्फा आर स्क्वायर अपॉन 4r। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी इज कन्फाइंड टू ए सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस आर। एक सिलेंड्रिकल रीजन है, उसमें उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, आर, और ये बोला था मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, डी बी बाई डी टी जो है ये क्या है, इंक्रीजिंग है, ये हमें दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये इस तरीके से मतलब क्रॉस दे रखा है, और ये हमें रेडियस दे रखी है आर, ठीक है, और ये इंक्रीज हो रही है। तो ये बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट पी, मतलब पी पे रखा है कोई इलेक्ट्रॉन। तो बोला है एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो उसका मैं फार्मूला लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आप लिखोगे ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी या माइनस का ए डीबी बाई डी टी, ठीक है। ये आपने लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिखा। अब ये इंक्रीज हो रही है तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी एरिया तो जो है तो है, इसको अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू ये तो डीबी बाई डी टी रहेगा, ठीक है। अब अपन लोग चेक करते हैं, ये अगर इंक्रीज हो रही है तो कैसे इंक्रीज हो रही है, इनसाइड है, तो ये ऐसे इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस तरफ होगी। समझ गए, एक मिनट रुको जरा। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी इज कन्फाइंड टू ए सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस आर, द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट dB by dt टेस्ला
एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड ऑन द पेरीफेरी एट पॉइंट पी ऑन द पेरीफेरी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको भी अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, ये अब जब इंक्रीज हो तो इसका अपोजिशन होगा, तो क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आ जाएगी, ये अंदर इंक्रीज हो रही है, अपोजिट करने के लिए आएगा, इसका अपोजिट आएगा हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारे पास इधर। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको बात करूं E, और ये कितना आ जाएगा dl 2 पाई r आ जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू बनेगा माइनस का r, ठीक है, डिवाइड बाई 2 dv बाई dt, ये आ गया। अब अगर ये है तो इस पे जो फोर्स लगेगा, चार्ज क्या हमारे पास निगेटिव है, तो जो इस पे फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट लगेगा, तो फोर्स तो लगेगा इस पे इधर एफ ई, तो एफ ई आपने लिखा तो ये लिखा जाएगा Q इंटू ई, तो R बाई 2 ई dv बाई dt। ठीक है, और मास कितना लिखा जाएगा ma, तो m a e r बाई 2 dv बाई dt, तो एक्सेलरेशन अगर आप लिखोगे तो आ जाएगा e r बाई 2 m dv बाई dt, और किधर आएगा लेफ्ट। ठीक है, आंसर चेक कर लेते आ रहा है e बाई r 2m d बाई dt टूवर्ड्स लेफ्ट, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में। अब ये ऐसे है, इंक्रीज हो रही है, तो इंड्यूस करंट कैसे आएगी, ऐसे आएगी। ठीक है, चलो ये तो आपको खैर आता होगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, ये बोला ए यूनिफॉर्म, ठीक है, ये बोला ए यूनिफॉर्म बट टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड बीटी एग्जिस्ट इन ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस ए, ठीक है, एंड is directed into the plane of paper as shown. The magnitude of induced electric field at a point P at distance r from the center of circular region. ठीक है, तो भाई बना लेते हैं इसे। क्या है, ये हमें दे रखा है, ये कोई r डिस्टेंस पे हमें दे रखा है, और इसकी जो रेडियस दे रखी है a, तो फिर वही कहानी लिखेंगे आप लोग, E डॉट डी एल माइनस का डी फाइव बाई डी टी, तो इसको लिख लो, ये आ जाएगा E इंटू 2 पाई ए माइनस का, अब ये बोल क्या रहा है, ये यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेडियस से डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर, आर के साथ हमें लिखना है, तो ये कितना लिखा जाएगा, ठीक है, डीएल, ये हमें क्या लिखना है, 2 पाई आर, यहां तक पहुंचना है ना, तो E इंटू 2 पाई आर, और ये जो लिखा जाएगा A इंटू डी बाई डी टी लिख लेते हैं, तो इसको तो आप लिखोगे पाई ए स्क्वायर डीवी बाई डी टी। ठीक है, तो E जो बनेगा वो बनेगा कितना, यहां पे आएगा E इंटू 2 पाई आर, ये कैंसिल हो गया, माइनस का ए स्क्वायर इंटू 2 आर डीवी बाई डी टी। अब E का रिलेशन लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 अपॉन आर के साथ आएगा। ठीक है, तो E जो चल रहा है वो डायरेक्टली चलेगा 1 अपॉन आर। आंसर कौन सा आ गया अपना, सेकंड। ठीक, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या कह रहा है,
चलो आगे बढ़ते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हाउ मच लेंथ ऑफ ए वेरी थिन हाउ मच लेंथ ऑफ ए वेरी थिन वायर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L नॉट एंड इंडक्टेंस L। तो क्या है, सोलेनॉइड है एक, तो इसकी हमें लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, L नॉट, और इसका इंडक्टेंस हमें दे रखा है L। तो ये बोल रहा है हमें एक थिन वायर है तो उसकी लेंथ निकालनी है। तो मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा N, और इसकी रेडियस मान लेते हैं अपने लोग कितनी R। तो अगर मैं लेंथ मान लूं, लेंथ ऑफ वायर ये मैं x मान लूं, तो x को आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स और इनटू 2 पाई r, नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं कैपिटल N, ये मैं लिख सकता हूं। सही है, तो एक इक्वेशन तो अपने पास ये बन जाएगी। अब हमें L जो लिखा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस वो लिखा जाएगा म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू सोलेनॉइड की लेंथ L नॉट, और यहां आता है एरिया, तो L इक्वल टू आपने लिखा म्यू नॉट N स्क्वायर L नॉट इंटू पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब मैं N की वैल्यू अगर यहां से लिखूं तो जो N लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा x अपॉन 2 पाई R, इसको यहां रख दो, तो L इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट इंटू L नॉट इंटू एक्स स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, ये R स्क्वायर आ गया। ठीक है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये कितना बनेगा 4 पाई L इंटू L नॉट इंटू म्यू नॉट, इसको अंडर रूट लेना पड़ेगा और ये x आ जाएगा, ये बनेगा 4 पाई L नॉट अपॉन म्यू नॉट। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा 3rd। क्लियर है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, ये बोला व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए 2 लूप सिस्टम एज शोन विथ सेंटर सेपरेशन L। क्या है, ये 2 लूप दे रखे हैं, और इसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है A, और जो लेंथ दे रखी है ये बहुत ज्यादा है दूर। तो मैं क्या करता हूं, इससे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लेता हूं। इसके लिए हमें मैग्नेटिक मोमेंट लिखना पड़ेगा, क्यों हमें बहुत दूर अगर निकालना है तो क्या करते हैं, इसको एक मैग्नेटिक मोमेंट मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना लिखा जाएगा, I इंटू एरिया, तो आपने लिखा I, इसको मैं लिख लेता हूं करंट I1। ठीक है, I1 इंटू पाई A स्क्वायर, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब इससे इस वाले पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा B, तो वो लिखा जाएगा म्यू नॉट इंटू 4 पाई डिस्टेंस L क्यूब डिवाइड बाई 2 इंटू M होगा। तो आपने लिखा म्यू नॉट इंटू 4 पाई इंटू 2 इंटू M की वैल्यू रखी I1 पाई A स्क्वायर इंटू L क्यूब। अब मैं यहां पे लिख लेता हूं कितना, φ2, तो φ2 अगर आप लिखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड B इंटू A2 लिखना पड़ेगा, तो म्यू नॉट इंटू 4 पाई इंटू 2 I1 पाई A स्क्वायर L क्यूब इंटू पाई A स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब मुझे लिखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो M जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, φ2 डिवाइड बाई करंट I1, ये तो फार्मूला होता है, तो इसको लिख लो म्यू नॉट 2 I1 इंटू पाई स्क्वायर A की पावर 4 इंटू 4 पाई L क्यूब इंटू I1, ये कैंसिल हो गया। सही है, तो अब इसको आंसर अपन लोग चेक करते हैं क्या बनेगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इससे 2 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा हमारे पास 2, ये आएगा म्यू नॉट पाई A की पावर 4 डिवाइड बाई 2 L क्यूब। हाँ, तो ये कितना बनेगा, म्यू नॉट पाई A की पावर 4 2 L क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया, 4। आंसर कौन सा आ गया अपने पास, 4th आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अपने लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, ये बोला था फिगर शो 3
सर्किट विथ आइडेंटिकल बैटरी, इंडक्टर एंड रजिस्टर, रैंक द सर्किट अकॉर्डिंग टू द करंट थ्रो बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। तो बात कर लेते हैं, पहले बात करते हैं जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज, ठीक है। तो जब आपने इसको क्लोज करा, एक मिनट रुको, यहां पे एक रेजिस्टेंस भी है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है, इसको आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो पहले तो कोई करंट फ्लो हो नहीं रही थी, तो अब भी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें जो I1 आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 0, ठीक। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे की अगर बात करें तो ये सर्किट बनेगा, इसमें मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना दे रहा हूं। तो अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है I2, तो ये I2 इधर आ जाएगी, इधर तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं, ठीक है, जस्ट आफ्टर की बात हो रही है। तो ये I2 आ जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा E/R बनेगा। दूसरे की बात कर लेते हैं अपने लोग, तीसरे की, तो ये सर्किट बनेगा, ये इंडक्टर है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ये जो करंट आएगी वो इधर आ जाएगी, तो यहां पे जो करंट फ्लो होगी I3 वो कितनी हो जाएगी, E/2R। तो सबसे ज्यादा करंट कौन सी है, I2, ठीक है, क्या आएगा I2, फिर आएगा हमारे पास I3 और I1 आएगा, और I1 कितना हो गया, 0, सही है। अब बात हो रही है स्टेडी स्टेट की, तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, जो इंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, इन स्टेडी स्टेट। तो इसके सर्किट बना लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, एक रेजिस्टेंस ये शॉर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस R हो गया, तो I1 जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा E/2R, ठीक है। दूसरे की बात कर लेते हैं, इसमें दूसरे का सर्किट कैसे है, ये आएगा एक, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, इंडक्टर तो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, R ये E आ जाएगा, तो I2 बनेगा E/R/2 या 2E/R, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, थर्ड वाले की। थर्ड के लिए अगर बनाओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, यहां लगेगी बैटरी, ठीक है, और ये इंडक्टर क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, तो इससे ये रेजिस्टेंस हट जाएगा, तो जो करंट आएगी यहां पे I3 वो कितनी आएगी, E/R, क्योंकि ये तो शॉर्ट हो गया तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा, मतलब ये भी शॉर्ट हो जाएगा, तो ये सीधे इस तरीके से रिप्लेस कर देंगे इसको, इंडक्टर शॉर्ट हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो भी शॉर्ट हो जाएगा, तो ये आएगा E/R। तो I3 सबसे ज्यादा है, नहीं, सबसे ज्यादा I2 है, फिर I3 है, फिर I1 है, तो इसमें क्या रिलेशन बनेगा, I2 ग्रेटर देन I3 ग्रेटर देन I1, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जो क्या बोल रहा है, एक हमें सर्किट दे रखा है ये RH दे रखा है, ये 5 वोल्ट और 10 मिली हेनरी दे रखा है, ठीक है। तो ये बोला था रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट इज इंक्रीज एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 10, द करंट इन द सर्किट विल बी नो। जो क्या होगा, देखो पहले करंट जो होगी, जब हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं होगा तो मैक्सिमम करंट होगी इसमें, ठीक है। अब जैसे आप इसको रेजिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, इसमें करंट जो होगी वो घटने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब जब ये घटेगी करंट तो क्या होगा, इसमें एक इंड्यूस करंट हो जाएगी, मतलब करंट घट रही है, इंड्यूस करंट आई तो क्या करेगी, इसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगी, तो जो करंट आएगी उससे ज्यादा होगी। तो मैं अगर करंट की बात करूं आई, तो कितना लिखा जाएगा आपके पास 5 डिवाइड बाई ये जो होगा हमारे पास, ये तो शॉर्ट हो जाएगा डीसी में। 5 डिवाइड बाई आर की बात करोगे तो 5 डिवाइड बाई 10, तो आपने आई कितना लिखा 0.5 एम्पियर आ गया। ये कब है, किसी पर्टिकुलर स्टैंड पे, मगर इसमें इंड्यूस करंट होगी, तो इंड्यूस करंट क्या करेगी, अब ये घट रहेगी तो इससे इसको सपोर्ट करेगी इंड्यूस करंट, इस वाली करंट को। तो जो करंट आएगी हमारे पास आई, वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0.5 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि ए शॉर्ट सर्किट coil is placed in a time varying magnetic field, electric power is dissipated due to the current induced in coil. If number of turns were to be quadruple and wire radius half, the electrical power dissipated will। तो इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर की, एक शॉर्ट सर्किट कॉइल है, ठीक है, और इसको टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिकल पावर इज डिसिपेटेड ड्यू टू द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखो पहले क्या करते हैं, इसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग आर, ठीक है। तो अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो वो कितना आएगा, माइनस का d∅dt लिखा जाएगा, ठीक है। या नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारे पास है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो भी मान लेते हैं, तो इसको आप लिखोगे एन बी ए, ऐसे लिखो, एक मिनट से मैं पहले फाई लिख लेता हूं, फाई इक्वल टू आप लिखोगे एन बी ए, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का ये चेंज हो रही है, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस का एन ए डीबी बाई डी टी। ये बात समझ में आ गई। अब हमसे क्या बोल रहा है ये, इफ नंबर ऑफ टर्न्स बर बी, नंबर ऑफ टर्न्स को हम अपने लोग चेंज कर रहे हैं और रेडियस को कर रहे हैं हाफ, ठीक है। तो देखो क्या बनाएंगे, जैसे पहले मैं इसमें इंड्यूस करंट लिख लेता हूं, आई को अगर आप लिखोगे तो कितना लिखा जाएगा, ईएमएफ डिवाइड बाई आर। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आई इक्वल टू लिखा जाएगा, ये बनेगा एन ए डीबी बाई डी टी डिवाइड बाई आर लिख लिया। तो आई की बात करते हैं, एन इंटू ये मैंने क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, और डीबी बाई डी टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गई। अब इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड की बात करेंगे तो पी इक्वल टू अगर आप लिखोगे वो कितना लिखा जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। तो इसको लिख लेता हूं मैं, पी लिखो, आई स्क्वायर आ जाएगा एन स्क्वायर, ठीक है, पाई इंटू आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई यहां पे आर स्क्वायर आएगा, ये आर आ जाएगा, और ये डीबी बाई डी टी, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी स्क्वायर ही हो जाएगा। तो पी को अगर मैं लिखूं तो आप लिखोगे एन स्क्वायर इंटू पाई आर की पावर 4, ये पाई स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा आर डीबी बाई डी टी। तो अब देखो जो
पावर है वो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टन्स की बात हो रही है और r की पावर 4 की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है ये, रेडियस को कर दिया इसने, जो बाहर की रेडियस है, ठीक है, नंबर ऑफ टन्स, एक मिनट रुको, देखो इसकी रेडियस अपने लोग मान लेते हैं ये r, हमें इसमें बोल रहा है बाहर की रेडियस को चेंज करा गया, तो यहां तक अपने लोग लिखते हैं, तो क्या चेंज होगा, बाहर की रेडियस की बात हो रही है ना, तो P इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है, इसको तो ऐसे रहने दो, इसको एरिया ही लिख लेते हैं, इसको चेंज नहीं करा गया, जो बाहर, जैसे बाहर है, ये वायर है, ठीक है, तो इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हमें लिखना है, तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस लिखूं तो ये लिखा जाता है रो L बाई ए, ठीक है, ये वाला एरिया अलग है और ये एरिया अपना अलग होगा, तो इसको अगर आप लिखोगे, इसको सही से लिखते हैं, इसको मैं लिख देता हूं ए क्वाइल, तो पहले इसको लिख लो, ये तो r से r कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा n स्क्वायर इंटू ये ए क्वाइल लिख देता हूं मैं, इंटू यहां आ जाएगा r और ये dB बाई dt, तो ये सेम ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब मैं रेजिस्टेंस को लिखूं तो r इक्वल टू लिखा जाएगा रो L डिवाइड बाई ए ऑफ वायर की बात करूंगा मैं, तो r को अगर आप लिखोगे तो रो L इंटू ये पाई और r वायर में लिख लेता हूं, ये लिख सकते हो आप, सही है। तो अब मैं इसको ऊपर यहां रखूंगा तो P जो लिखा जाएगा ये बनेगा n स्क्वायर AC स्क्वायर डिवाइड बाई रो L इंटू पाई RW स्क्वायर, ठीक है, इंटू आएगा हमारे पास dB बाई dt। तो देखो ये रिलेशन बनेगा हमारे पास, अब क्या ये भी, ये तो ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो जो पावर लिखी जाएगी P वो चल रही है सीधे n स्क्वायर और ये RW, ठीक है, इसके साथ, ये मैंने जो रेडियस लिया ये किसका है, वायर का है, और ये जो लिया रेडियस स्मॉल r ये क्या है, कॉइल का है, तो ये बना। अब ये बोला है n को कर दिया हमने 4 गुना, ठीक है, एक मिनट रुको, ये क्या बोल रहा है, I इक्वल टू n स्क्वायर r, तो अब हम लोग इसको देखते हैं, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि जो टर्न्स हैं वो भी क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिए गए, देखो होगा क्या, देखो होगा क्या, जैसे मान लो ये मैंने एक कॉइल बनाई, अब इस पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने, अभी n है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 2 पाई r, अब मैं इसके टर्न्स कर देता हूं 2n, तो l कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई r, ऐसे अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए n टाइम्स बढ़ा दिए तो l जो आएगा l डैश वो कितना हो जाएगा n इंटू 2 पाई r, ठीक है, मतलब हमारे पास लेंथ का भी रेशियो आएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास l आ जाएगा, l भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये रिलेशन बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर मैं इसको अब सॉल्व करूं तो लिखा जाएगा P1 अपॉन P2 N1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ठीक है, RW1 अपॉन RW2 का स्क्वायर डिवाइड बाई ये आएगा L2 अपॉन L1, ये तो सिंपल सा लिखा जाएगा, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने कर दिए, 4 गुना कर दिए, तो 4, ये तो सिंपल सा लिखा जाएगा N1 और ये आ गया 4N1 का स्क्वायर, रेडियस को क्या करा गया आधा, तो ये r/2 आएगा, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 2RW1 इंटू RW1 का स्क्वायर आएगा। अब जो L2 है वो कितना होगा, वो भी 4 गुना हो जाएगा 4L1, तो कितना आ जाएगा 4L1 इंटू L1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा P1 अपॉन P2, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 4 हो जाएगा और ये 4 16 हो गया, ये भी 16 होगा, तो P1 अपॉन P2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, मतलब
क्या होगा, P1 इक्वल टू P2, ये क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर आ गया सेकंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है टू कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1, L1 हमें दे रखा है कितना, 4 मिली हेनरी। ठीक है, L1 हमें कितना दे रखा है, 4 मिली हेनरी। L2 हमें दे रखा है कितना, 1 मिली हेनरी। द करंट इन कॉइल आर इंक्रीज एट द सेम रेट। ठीक है, एट ए सर्टेन इंस्टेंट, इफ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम्स बोथ कॉइल आर गिवन द सेम पावर। ठीक है, इफ I1 एंड I2 आर द करंट इन द टू कॉइल्स एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम रेस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। जो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो सर्टेन इंस्टेंट पे क्या बोला है, द करंट इन द कॉइल आर इंक्रीज्ड एट सेम रेट, मतलब dI1 di1 अपॉन dt di2 अपॉन dt हमें दे रखा है। एक तो कंडीशन हमें ये दे रखी है, फिर क्या बोल रहा है, एट ए सर्टेन इंस्टेंट टाइम द कॉइल्स आर गिवन द सेम पावर। तो जिनको पावर जो दी जा रही है वो सेम दी जा रही है। ठीक है, तो अगर एनर्जी की बात करूं तो क्या लिखा जाएगा, 1/2 हाफ Li स्क्वायर। तो पावर को अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो du/dt, अगर मैं कर देता हूं तो ये आ जाएगा 1/2 L इंटू आई इंटू 2 di/dt। ठीक है, तो ये L I इंटू di/dt बना हमारे पास। ठीक है, ये पावर आ गई। तो हमारे पास P1 इक्वल टू क्या दे रखा है, P2 L1 I1 di1 अपॉन dt L2 I2 di2 अपॉन, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमें फार्मूला क्या फाइंड करना है, I1 और I2 लिखना है। तो I1 अपॉन I2 जो आप लिखोगे तो ये आ जाएगा L2 अपॉन L1। ठीक है, तो L1, ये L2 तो 1 है और ये 4 आ गया, तो I1 अपॉन I2 आएगा, ये 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/4। तो आंसर कौन सा हो गया, इसका जो आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें अपने लोग, ये बोला एक कैपेसिटर C इज चार्ज बाई ए बैटरी ऑफ EMF B0। ठीक है, बैटरी इज देन डिस्कनेक्ट एंड ए प्योर इंडक्टर ऑफ L हेनरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट सो दैट LC ऑसिलेशन आर सेटअप। तो EMF से अगर इसको कनेक्ट करा जाता तो क्या आता है, ओमेगा नॉट की अगर वैल्यू बात करें, ठीक है, हमसे बोला ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो सिंपल सी आती है, ओमेगा नॉट इक्वल टू आएगा हमारे पास, किसमें फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की तो सिंपल सा फार्मूला होता है 1/2 पाई √LC। क्लियर है। अब ये बोला है द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, इसका तो आंसर हो गया सेकेंड। अब मैक्सिमम करंट की अगर मैं बात करूं, I मैक्स तो Q मैक्स तो Q0 हो गया, और यहां पे लिख लेते हम लोग टाइम। तो टाइम कितना आएगा हमारे पास, टाइम की वैल्यू आएगी √LC। ठीक है, और Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, CB0 इंटू LC हो जाएगा ये। ठीक है,
तो इसको अगर आप लिखोगे तो आएगा बी नॉट अंडर रूट सी बाई एल या बी नॉट अंडर रूट एल बाई सी। ठीक है, ये बस एक ट्रिक है, इससे सॉल्व कर लिया अपने लोगों ने। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, इन द इंडक्टिव सर्किट given in figure the current rises after the switch is closed at the instant when the current is 15 milliampere the potential difference across the inductor। ठीक है, तो क्या है? ये 12 मिली हेनरी दे रखा है, इसको क्लोज कर दिया गया। अब ये बोला जब इसमें 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें इंडक्टर के अक्रॉस निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं 100 वोल्ट। तो इसको लिख लो सीधे से, अगर मैं इसको लिखूं कि अब ये लगा दूं तो 100 माइनस 400 इंटू 15, और ये क्या है? मिली एम्पियर है, 10 टू पावर -3 माइनस का BL इक्वल टू 0, तो सिंपल से आ जाएगा 100 माइनस 15 चौका 60 इक्वल टू BL। तो BL आ गया हमारे पास 40। आंसर कौन सा हो गया अपना? आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि द टाइम कांस्टेंट ऑफ एन इंडक्टेंस कॉइल इज। ठीक है, टाइम कांस्टेंट हमें दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि जो इसका टाइम कांस्टेंट दे रखा है वो दे रखा है कितना? 2 इंटू 10 टू पावर -3 सेकेंड। तो टाइम कांस्टेंट कितना होता है? L/R 2.0 इंटू 10 टू पावर -3 सेकेंड। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है इसका? R। अब ये बोला है 90 ओम रेजिस्टेंस इसमें जोड़ दिया जाता है, तो ये R1 मैं लिख लेता हूं पहली इक्वेशन। तो L/R1 प्लस, जब 90 ओम इसमें जोड़ दिया जाता है तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाता है? 0.5 इंटू 10 टू पावर -3 सेकेंड। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें हमसे बोला क्या है? L और R1 की वैल्यू पूछी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो L आ जाएगा कितना? 60 मिली हेनरी, और R जो आ जाएगा R1 हमने माना वो आ जाएगा 30 ओम। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया इसका? आंसर आ गया थर्ड।